तो आज का टॉपिक हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, वो सब हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जानेंगे, ये फील्ड लाइंस है क्या। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया था। यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जानने के लिए सिंपली हम लोग एक फील्ड लाइंस या एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो कर्व है वो इस तरह से है। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ऐसा बन रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ऐसा बन रहा है। क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। इसके रेडियस से होता हुआ ये फील्ड लाइंस या इस पर जो चार्ज है सरफेस पे कंसंट्रेट है, और इसका पैटर्न ऐसा। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा, यदि सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है तो उसके लिए फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। ये रेडियली इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेडियली इनवर्ड है, ये भी रेडियली इनवर्ड। अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों नियर बाई, नजदीक आ गए, तो यहां से जो पैटर्न रेडियली आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नेगेटिव पर टर्मिनेट कर रहा है जो कि रेडियली इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ऐसा आपने अभी तक कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा देखा है कि कोई लाइन ऐसे जाए और फिर ये 90 डिग्री या किसी पर्टिकुलर एंगल पर बेंड कर जाए? ऐसा तो नहीं होता है। कोई कर्व ऐसा प्लॉट किया हो? नहीं किया। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजनरी कर्व को ड्रॉ करते हैं, एक इमेजनरी कर्व को ड्रॉ करते हैं, और ये हम एज्यूम करते हैं कि ये कर्व इसी के अलोंग है, और ये बेंड होकर के इस नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रहा। उसी तरह से यहां से हम एक इमेजनरी कर्व को ड्रॉ करते हैं और एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और इस पर यहां पर ये टर्मिनेट हो रहा है। ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया, ये कर्व इमेजनरी है, नॉट रियल। इट इज एन इमेजनरी कर्व, और यही इमेजनरी कर्व पे हम एज्यूम करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, और इस पे जो ये एरो है ये टैंजेंट है, और ये टैंजेंट रियल है, और यही एरो इस पर इस कर्व पे टैंजेंट है। ये फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा रियल है। कौन? टैंजेंट। और कर्व क्या है? इमेजनरी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजनरी कर्व along which a positive charge would tend to move, and the tangent to which at any point, जहां भी tangent ड्रॉ करेंगे, the tangent to which at any point gives the direction of electric field। एक ऐसा इमेजनरी कर्व जिसके अलोंग हम एज्यूम करते हैं कि एक चार्ज मूव करेगा, और उस पे जो टैंजेंट होगा वो क्या बताएगा? फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजनरी कर्व है, लेकिन जो पैटर्न या जो फील्ड है वो रियल है। समझ में आ गई बात? यस नो? ठीक। फिगर
पिक्चर क्लियर है बिल्कुल 100%। तो यहां पर इसको आप जो भी नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए, और इसको आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज एन इमेजिनरी कर्व along which a positive charge would tend to move and the tangent to which at any point gives the direction of electric field. हो गया? क्लियर? ड्रॉ भी कर लिया। चलो इरेज करें। अब आ जाए नेक्स्ट। तो यहां पर लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी डिफाइन एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। ठीक। अब यहां पर देखिए कि जो फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी कर्व है, लिखा भी हमने, बट द फील्ड विच दे रिप्रेजेंट इज रियल। अब ये जो कर्व है ये क्या है? ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड, ऑब्वियसली इसको हम स्पेस कर्व कहें, और स्पेस कर्व का मतलब 3 डायमेंशनल कर्व हो। तो स्पेस कर्व का मतलब 3 डायमेंशनल कर्व। अब यहां हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो नजर आ रहा है, गौर से देखिएगा कि यहां पर 3Q चार्ज, यहां पर Q चार्ज, इसका जस्ट 3 टाइम्स है। इस पे कितने फील्ड लाइंस? 4। इस पर फील्ड लाइंस कितने? इसका मतलब क्या है कि इसका 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड के टर्म, इस चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड के टर्म में 3 टाइम्स। इसलिए यदि इसके 4 फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रहे हैं तो इसके 12 फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट।
इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फिल लाइंस, नंबर ऑफ फिल लाइंस के डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक, अब इसको हम ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है और इसके नियर बाई +2 क्यू चार्ज, इसको भी कैपिटल क्यू कर दे। अब यहां पर हमने ऐसे शो किया, ध्यान दोगे कितने फिल लाइंस माइनस क्यू पर टर्मिनेट हो रहे हैं, 3। इसका मतलब यहां पर इससे कितने फिल लाइंस निकलने चाहिए, 6, जस्ट ट्वाइस। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फिल लाइंस, नंबर ऑफ फिल लाइंस। वो फिल लाइंस या तो ऑरिजिनेट होगा या टर्मिनेट होगा, ऑरिजिनेट और टर्मिनेट। ठीक, जितने स्ट्रेंथ होंगे उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फिल लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा यही हो गया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फिल लाइंस। यदि मान लो कि ये 4Q होता तो कितने फिल लाइंस होते इससे, 16, 4 गुना। आगे समझ में, नोट कर लिया जाए पहला प्रॉपर्टी। हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टीज यहीं से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज से फिल लाइंस क्या हो रहे हैं, आउटवर्ड मतलब ओरिजिनेट हो रहा है, और निगेटिव पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminates on negative charge. अब हम लोगों को जैसे मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया कि फिर लाइंस को ड्रॉ करो। ठीक, तो जो पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला उसका फिर लाइंस क्या होगा, इरेज कर रहे हैं तो आपसे कहेगा कि ड्रॉ द फिर लाइंस फॉर Q ग्रेटर देन 0, और ये लिखा रहेगा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, उसका फील्ड पैटर्न क्या होगा, ये, और Q ग्रेटर देन 0। अब ये वाला फील्ड लाइंस के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर Q लेस देन 0, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया फॉर Q ग्रेटर देन 0 और आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया ड्रॉ फिल लाइंस फॉर Q लेस देन 0 और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज।
देखो ना, फिर लाइंस पॉजिटिव है तो क्यू ग्रेटर देन जीरो ना लिखेंगे पॉजिटिव को, और निगेटिव को लेस देन जीरो लिख। हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाए। ये लिखा था, नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। नेक्स्ट कहता, टू फिल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फिल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिएगा, थर्ड, two fill lines can never intersect each other. ठीक, अब इसके रीजनिंग पर आ जाए और इसको समझते हैं। ये जो पैटर्न यहां से चल रहा है, ये एक चार्ज, सपोज इसका वैल्यू Q1, तो ये Q1 का फिल लाइंस, और यहीं पर हम इसके नियर बाई एक अनदर चार्ज Q2 ले लें, उसका फिल लाइंस ऐसा है। इसका मतलब ये E2 है और ये क्या है, E1 है। सपोज हमने एक तरह से जबरदस्ती इसको इंटरसेक्ट करा दिया। येलो कलर Q1 का है और ग्रीन कलर Q2 का है। हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो कर्व है उस पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया, वो हमने Q1 का लिया, E1। और फिर इस ग्रीन कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ किया जो E2 है फॉर Q2। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि मान लो कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, तो क्या ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे? सपोज इंटरसेक्ट भी कर गया, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही फिर लाइंस होना चाहिए, वो वहां से ऑरिजिनेट हो रहा हो। इसका मतलब E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग फील्ड के डायरेक्शन। इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो रीजनिंग भी देखिए क्या लिखा है, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन there will be two tangents at the point of intersection, and hence two directions of electric field at the same point, which is not possible. आगे समझ में, ये रीजनिंग भी पूछा गया बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, तो प्रॉपर्टीज और उसके रीजनिंग फिगर ड्रॉ करके लिख लेना है।
हो गया? इरेज करें। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। रीजन क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका सेम होना। यदि दोनों में से कोई एक सेम नहीं, दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग डायरेक्शन अलग, उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यहां पर जैसे ये फील्ड हमारा यूनिफॉर्म, इन सब का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, सबका लेंथ इक्वल है, इसलिए ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा यहां पर देखो, डायरेक्शंस बदल रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो यहीं पर है। पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, तो पी और क्यू में कहां पर फील्ड ज्यादा है? तो कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जहां क्राउडेड हो, जहां पे ज्यादा हो। कहने का मतलब ये आप देखो, क्यू पॉइंट पर फील्ड लाइंस थोड़ा स्प्रेड कर गया, यहां पर पी पर कंसंट्रेट है, इसलिए पी पर स्ट्रेंथ फील्ड का ज्यादा। और ये इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। R के वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो फील्ड वीकर हो जाए, तो Q पॉइंट पर R का वैल्यू ज्यादा है, P पॉइंट पर R का वैल्यू स्मॉलर है, इसलिए EP इज लार्जर देन EQ। अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हमने आपसे कहा कि यहां पर एक पॉइंट A और B है, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑप्शन दे देगा, ध्यान से सुनना, और फिर आपके सामने जवाब खुद आपको मिल जाएगा। ई ए ग्रेटर देन ई बी, ई ए लेस देन ई बी, ई ए इज इक्वल टू ई बी, और ऑब्वियसली डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दी। यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड इक्वल। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनालाइज करना है। अब जो पैटर्न सीबीएसई का हो गया ना, क्वेश्चन को ढंग से देखो अपने सीनियर के क्वेश्चन, और उनसे पूछना अपने सीनियर से क्या हालत है, बताएंगे कि मेरी फिजिक्स में हालत सबसे खराब हो गई। किसी से ही पूछना, तब यही जवाब देगा। क्योंकि जब हम पढ़ाते थे और ये ऐसे क्वेश्चन कराते थे, वो नोट नहीं कर, सर वीडियो देख लें, सर पीडीएफ में है, सर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको नोट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है। एग्जाम के टाइम में सैंपल पेपर पे डिपेंडेंट हो गए, और फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े लोग पढ़ा रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए। तो बहुत लोग बोलते थे सर आपके क्वेश्चन को हम क्यों बनाएंगे, हम मॉड्यूल बनाएंगे। नहीं, आजकल नया फैशन चला है कि जो असाइनमेंट उसका नाम दे दिया मॉड्यूल, तो मॉड्यूल बनाएंगे, किसका? तो उसका, इसका, वो वाला, ये वाली, इसका सबका बनाएंगे, करते करते में यही। चलिए इसको आप नोट कर ले।
हो गया? इरेज करें। अब यहां पर भी देख लीजिए, फिर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए। थर्ड देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म है ये भी। पी पर क्या फील्ड लाइंस? क्राउडेड। क्यू पर दूर, ईपी लार्जर देन ई क्यू। क्लियर हो गया 100%? अब कहेगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा पैटर्न जो हम अभी पढ़े। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसा बन रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड के पैटर्न कैसा बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक। अब आ जाए, कहता है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है एक ऐसा पेयर ऑफ चार्ज है जिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। तो दो पोल मिलकर के डाइपोल बनाते, चार पोल मिलके क्वाड्रुपोल बनाते, 8 मिलकर के ऑक्टोपोल बनाते। तो यहां पर दो चार्ज, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू से फील्ड कैसा पैटर्न चला? रेडियली आउटवर्ड। और इस क्यू पर क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा पैटर्न बने। क्लियर? अब ये जो फील्ड पैटर्न बन रहा है, ये कैसा फील्ड पैटर्न है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के केस में? ये नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया? क्लियर? अब आ जाए नेक्स्ट। कहता वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट। हम लोग आगे भी इसके फील्ड पैटर्न को देखेंगे। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए कंडक्टर ऑलवेज जीरो। अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर कोई फील्ड नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, लैटरल प्रेशर। ठीक। इसका मतलब क्या होता है? रिपल्सन बिटवीन द लाइक चार्जेस। तो वो कैसा होगा? फिर लाइंस हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। देखो ध्यान से, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ये सरफेस है किसी कंडक्टर, चार्ज इसके सरफेस पे रहता, अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। हमने जितने भी फील्ड पैटर्न दिखाया, अंदर डॉटेड दिखाया, अंदर कोई एरो नहीं बनाया। और ये कहा कि भाई यहां से जो फील्ड है वो ऐसे ड्रॉ हो रहा है। ये कैसा है? परपेंडिकुलर इस सरफेस 90 डिग्री बना। क्यों? ये प्लस और ये जो प्लस है, दोनों में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। एक लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसके कारण से फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर हो। है समझ में? क्लियर? ये तो ऑलरेडी है, इसको आप उतना टाइम क्यों लगाइएगा, नोट्स में बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट प्रॉपर्टीज पर ही है। अभी जस्ट बताया कि अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, तो फील्ड जीरो। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप देखिए,
जैसे हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड पैटर्न बना रहे हैं, तो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रहा है, ऐसा बन रहा है फील्ड लाइंस। अब गौर से देखना, ध्यान से, हम 1 2 3, हम 1 3 वाले को लेते हैं एक साथ, 1 और 3 को ले लिया। 1 पे जो एरो है उसके डायरेक्शन को नहीं बदलते, 3 पर जो एरो है उसके डायरेक्शन को भी नहीं बदलते। क्या ये लूप बन रहा है? नहीं बन रहा। लूप का मतलब क्या होता है? इनिशियल फाइनल कोइंसाइड कर जाना, जाना और वापस आना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज। लेकिन एक मैग्नेट जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलते हैं और साउथ पे टर्मिनेट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। अब यहां पर जो पैटर्न है 1 2 3, 1 और 2 को हम लेते हैं, तो 1 का ये एरो, 2 का ये एरो, 1 और 2 का एरो एक क्लोज लूप को बना रहा है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करता है? क्लोज लूप फॉर्म कर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म। आगे समझ में 100% इरेज करें। चलिए अब देखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने कहा कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। तो इस तरह का फील्ड पैटर्न कैसा होगा वो देखते हैं। जैसे देखो यहां पर ये हमेशा परपेंडिकुलर हुआ और ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होगा, नेगेटिव पर टर्मिनेट। ये यूनिफॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बता रहा है कि ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। अब कहेगा कि आपको एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ध्यान से सुनना, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसके नियर एक मेटल प्लेट दे दिया, ऐसा ही प्लेट, ऐसा ही, और कहता फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो। तो यहां से जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे इस पे नॉर्मली इंटर करेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां से जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे नॉर्मली इंटर करेंगे, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगे नॉर्मली। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस नो? ये सब क्या होगा? नॉर्मल। ऐसे जब एंगल बनाते तो नॉर्मली कहला। ठीक। अब ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा कि फिर लाइंस जो है वो किसी भी कंडक्टर पे जब एंटर कर रहा है तो परपेंडिकुलरली कर रहा है। ठीक। तो ऐसा एग्जाम्पल सामने शो किया और फिगर देख लीजिए, इसका ऐसा बनेगा। यहां से ओरिजिनेट होगा और क्या होगा? सारे फील्ड लाइंस जो भी निकल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहां से ओरिजिनेट हो रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। आ गया समझ में? क्लियर? ये वाला शायद नहीं है, शायद। देखो तो पीडीएफ में चेक करो, शायद नहीं हुआ, कुछ ऐड हो गया होगा। हम भी कुछ खुराफात करते रहते ना बैठे बैठे। नहीं है, इसको ऐड कर लीजिए या
हो गया, ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जितने भी आप यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हम लोग पिक्चर से रिप्रेजेंट करके बता दिए। कोई ऐसा डिवाइस या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता हो, ये जरूर आप याद रखेंगे और लिख भी लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें यही पैरेलल प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ये कंडेंसर जो हम लोग पंखे में लगाते हैं वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में काम देते हैं, जो चार्ज को स्टोर करके रख, उसमें जो भी फील्ड पैटर्न बनेगा वो यूनिफॉर्म बनता है। अब आपसे कहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के आप एग्जाम्पल दे दें। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास एग्जाम्पल है, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, और या एंड कर दे। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट। हो गया। अब मान लो हमने आपसे कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और आपसे कहा कि दोनों का फील्ड पैटर्न बनाओ। तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहां से फील्ड पैटर्न चला रेडियली आउटवर्ड, लेकिन रिपल्सन की वजह से ऐसा हो गया, ये भी रिपल्सन की वजह से ऐसा हो गया, ये भी यहां से चला रिपल्सन की वजह से आया। तो ये ऐसे फील्ड पैटर्न को ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ गई बात क्लियरली? ऐसा ही फील्ड पैटर्न बन, ठीक। इसका मतलब यदि दोनों चार्ज, अब कहेगा कि मान लो ऐसा फील्ड पैटर्न बना, थोड़ा और एनालिटिकली सोचिए, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल हो जाए। यहां पर पहला वाला Q1 मान ले, दूसरा वाला Q2, और दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। और कहता कि इसके बीच में एक वैसा पॉइंट निकालो जहां फील्ड जीरो है। हम लोग पढ़ चुके हैं नल पॉइंट। इसका मतलब यदि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो तो नल पॉइंट कहां आता था, मिड पॉइंट। देखो आंसर मिल गया। ऐसे ही सोचना है, बिल्कुल एग्जैक्टली एन जो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट पर लाई करेगा, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा जो दोनों के फील्ड को कैंसिल कर देगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। इस तरह से सोचना है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन आया तो फिर शांत हो, क्वेश्चन अपने आप थोड़ा सोचते जाना है। जैसे अभी देखो रिसेंटली, अभी आज जो क्वेश्चन आया, हम बार बार कहते थे ग्राफ पर कंसंट्रेट हो जाओ, क्या था क्वेश्चन, ध्यान देना। ये ऐसा एक ग्राफ,
फोर्स वर्सेस आर, तो 1/r² दे दिया, आर होगा तो इनवर्सली होगा, तो 1/r² तो डायरेक्टली ऐसा ग्राफ दे दिया। और ये 1 वाला ग्राफ और 2 वाला ग्राफ, तो 1 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 किसके लिए। 1 रिप्रेजेंट तभी हो रहा है जब फोर्स हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 पे चार्ज Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव, और सेकेंड के लिए चार्ज पॉजिटिव है एक और दूसरा नेगेटिव है। यही क्वेश्चन था, अपने आप आपको आंसर मिल गया। इस तरह सोचना है, और बहुत लोग छोड़ के आ गए, ये छोड़ने वाला सवाल तो था नहीं, ऐसे ही सोचना है आपको। टॉपिक स्टार्ट किया, जो दिमाग में ब्रेन आ रहा, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा पूछो, चुप नहीं बैठना है। हर चीज नोट्स में नहीं रहता है, हर चीज रेडीमेड नहीं होता। रेडीमेड होता तो आज कुछ नहीं करते, घर में खाना भी नहीं बनाते, सोचते, इमेजिन करते। और वहां एआई भी काम नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम नहीं करेगा। और वो तब होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके घर, आपके स्टोमक में कुछ डाल दे, भूख नहीं लगेगी, ऐसा ही ना होगा। ऐसा तो आने वाला कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा हो कि जैसे आप सांस ले, एयर से कुछ चीज आए और आपके पेट में चला जाए, पेट फुल हो गया, खाने की इच्छा ही नहीं हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। आया समझ में इस तरह से। तो ये प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। हम लोग कल के क्लास में प्रोजेक्शन मतलब इसी यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे और उसके मोशन के बारे में सीखेंगे। सिलेबस से हमारा एक ही केस है, लेकिन हम तीनों केस सिखाएंगे। हम रिस्क नहीं लेने वाले। अब हर क्वेश्चन को एकदम फोकस कर लेना है। जो हमारे नीट जेई सब में क्वेश्चन आ रहा है, उसका कुछ पार्ट को हम लोग ऐड करते जाएंगे और सबको समराइज, सबकी तैयारी कॉमन कीजिए। बहुत लोग पूछते सर बोर्ड में आएगा कि नीट में आएगा, ऐसा सवाल ही नहीं करना है, सब में आएगा। कॉमन चीजें पढ़नी है हम लोग।